दोस्तों, अगर आपको भी वायरिंग में इंटरेस्ट है और बोर्ड वायरिंग सीखना चाहते हैं परंतु किसी भी कारण से सीख नहीं पा रहे, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इसके लिए मैंने इस टाइप का इलेक्ट्रिक बोर्ड सेलेक्ट किया है जिससे अधिक वायरिंग सीखी जा सके। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इस इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर एक फ्यूज, एक लैंप होल्डर, एक इंडिकेटर, रेगुलेटर, 5 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट और 4 स्विच हैं। दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग अगर आप ध्यान से देखकर सीखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और जहां पर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें या वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर देखें ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके। और अब बोर्ड की वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड को पीछे से देखते हैं। पीछे से हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। प्रत्येक बोर्ड की वायरिंग करने के लिए हमें 2 वायर की आवश्यकता होती है, एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर। दोस्तों, अगर आपको फेज वायर और न्यूट्रल वायर में अंतर नहीं पता है तो बता दूं कि जब भी हम किसी टेस्टर से किसी वायर को टच करते हैं और टेस्टर की नियॉन लैंप ऑन हो जाता है तो वह वाला वायर फेज वायर होता है और दूसरा बचा हुआ न्यूट्रल वायर। इस बोर्ड की वायरिंग करने के लिए हम फेज वायर के लिए रेड वायर का उपयोग करेंगे और न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक वायर का उपयोग करेंगे ताकि आप आसानी से वायरिंग समझ सकें। बोर्ड की वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें फेज वायर को फ्यूज के हमेशा ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होता है। दोस्तों, वायर का इतना ही इंसुलेटर हटाएं जितना कि आवश्यक हो, क्योंकि ज़्यादा अगर वायर का इंसुलेशन हम हटा देते हैं तो स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट के चांस रहते हैं। इसलिए हमेशा वायर का बहुत ही कम इंसुलेशन ही हटाएं जितनी की आवश्यकता हो और वायर को फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ जोड़ना है और उसके बाद फ्यूज के जो ये स्क्रू है उसे अच्छे से कस देना है। इस स्क्रू को प्रॉपरली कसे, क्योंकि अगर स्क्रू को हम ढीला रखेंगे तो वायर के हिलने पर यहाँ पर स्पार्किंग हो सकती है। इसीलिए बोर्ड के अंदर जो भी स्क्रू हो उसे अच्छे से कसे और उसके बाद फ्यूज का जो नीचे वाला टर्मिनल है यहीं से मैं फेज सप्लाई को वापस लेकर इंडिकेटर लाइट के अंदर देनी है ताकि इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर सप्लाई आ रही है या नहीं यह हमें इंडिकेटर बता सके। तो हमें वायर को इतना ही कट करना है जितना आवश्यक हो। वायर को कट करने के बाद वायर के दोनों सिरों का थोड़ा इंसुलेशन हमें हटा देना है और उसके बाद वायर के पहले सिरों को फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल से और उसके दूसरे सिरे को इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ हमें जोड़ना है। इंडिकेटर लाइट के अंदर फेज वायर कनेक्ट करने के बाद हमें बोर्ड के अंदर जितने भी स्विच होते हैं उसके नीचे वाले टर्मिनल के अंदर फेज सप्लाई को देना होता है। तो हम यह फेज सप्लाई फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट कर आगे सभी स्विच के अंदर देनी होते हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है, हमें वायर उतना ही कट करना है जितनी आवश्यकता हो। और उसके बाद हमें वायर के एक सिरे का इंसुलेशन को पूरा हटा देना है ताकि फेज वायर सीधा वायर के अंदर जा सके। यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें वायर का ज़्यादा इंसुलेशन नहीं हटाना है, जितनी आवश्यकता है उतना ही इंसुलेशन हटाना है। जैसे अभी हम इतना सा इंसुलेशन हटाएंगे। वायर का इंसुलेशन हटाने के बाद
हमें वायर को इस प्रकार अच्छे से घुमाकर ऐंठ लेना है ताकि सभी वायर एक साथ हो सके। और इसके बाद हम इस वायर के ऊपर वाले सिरे का भी इंसुलेशन हटा देंगे और इस सिरे को फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। और अगर हम चाहें तो इस सिरे को इस इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पर फेज सप्लाई अवेलेबल है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी जगह पर वायर को जोड़ें जहाँ से जोड़ना सुविधाजनक हो और वायर की बचत हो। और इसके बाद हमने जो इंसुलेशन हटाया हुआ है इसे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के अंदर जाते हुए कनेक्ट कर देना है। और इसके बाद वापस नीचे के तीनों वाले स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दें। दोस्तों, अगर बोर्ड के अंदर स्विच ऊपर हो या नीचे हो तो हमें वापस यहीं से एक वायर को कनेक्ट कर बाकी स्विच के पास ले जा सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक ऊपर स्विच है, पर इस स्विच का उपयोग हम फैन रेगुलेटर के लिए करेंगे, तो अभी हम इसमें सप्लाई को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमारे तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के अंदर फेज सप्लाई आ चुकी है। तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमारा जो स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल से इलेक्ट्रिक लोड को फेज सप्लाई देनी होती है। जैसे इस स्विच के फेज वायर को हम 2 पिन सॉकेट के अंदर कनेक्ट करेंगे ताकि 2 पिन सॉकेट को फेज सप्लाई मिल सके। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, वायर को काटते समय ध्यान रखें कि जितना आवश्यक हो उतना ही वायर काटें, क्योंकि अगर हम वायर को बिल्कुल बराबर काट लेते हैं तो फ्यूचर में अगर कोई रिपेयरिंग का कार्य होगा तो वायर कम पड़ सकता है। इसलिए जितने वायर की आवश्यकता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें वायर लेना होता है। वायर को काटने के बाद उसके दोनों सिरे को इंसुलेशन हमें हटा देना है और उसके बाद स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को हमें ओपन करना है और उसके अंदर हमें इसके वायर के सिरे को जोड़ देना है और स्क्रू को प्रॉपरली कस देना है ताकि स्पार्किंग जैसी समस्या बाद में नहीं आए। और वायर का दूसरा सिरा 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल के अंदर हमें जोड़ना है। और इसके बाद हमारा जो दूसरा स्विच है इसका उपयोग हम लैंप को कंट्रोल करने के लिए करेंगे। लैंप होल्डर के अंदर 2 टर्मिनल है, उसके अंदर हमने एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर को पहले ही कनेक्ट कर रखा है। तो हमें इस रेड वाले वायर को दूसरे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के अंदर जोड़ देना है ताकि लैंप को भी फेज सप्लाई मिल सके। और इसके बाद अब जो तीसरा स्विच है इसका उपयोग 5 पिन सॉकेट को फेज सप्लाई के लिए करेंगे। तो तीसरे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को 5 पिन सॉकेट के दाएं टर्मिनल के अंदर हमें कनेक्ट करना है। दोस्तों, अब हमारा बचा हुआ जो चौथा स्विच है इसका उपयोग हम फैन रेगुलेटर के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, पहले जो वायरिंग की जाती थी उसके अंदर टेप के द्वारा फैन रेगुलेटर के एक वायर को फैन के साथ जोड़ा जाता था, परंतु अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिसके उपयोग से हमें इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर कहीं पर भी जॉइंट या टेप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो करना क्या है दोस्तों, जो ये फैन रेगुलेटर के आपको 2 वायर दिखाई दे रहे हैं इसमें से एक वायर को हमें नीचे वाले जो तीसरा स्विच था
उसके नीचे वाले टर्मिनल के साथ हमें इसको कनेक्ट करना है। और इसके बाद फैन रेगुलेटर का जो दूसरा सिरा है इसे चौथे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के साथ हमें जोड़ना है। और अब जो ऊपर वाला बचा हुआ टर्मिनल है इससे सीधा फैन के अंदर वायर को हमें जोड़ना होगा। इस प्रकार इस बोर्ड के अंदर जॉइंट होने से बच जाएगा और टेप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था, बोर्ड वायरिंग के अंदर हमें दो वायर की आवश्यकता होती है, एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर। तो फेज वायर का काम तो इस बोर्ड के अंदर पूरा हो चुका है। अब बारी आती है न्यूट्रल वायर की। तो न्यूट्रल वायर हमें सीधा ही इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल के अंदर देना है। फ्यूज के अंदर न्यूट्रल कभी भी कनेक्ट नहीं होता। अगर हम गलती से फ्यूज के अंदर न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं तो शॉर्ट सर्किट पक्का है। तो न्यूट्रल वायर हमें इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल के साथ जोड़ना है। न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक वायर का उपयोग करेंगे ताकि आसानी से वायरिंग को समझा जा सके। तो वायर का एक सिरा हमें इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल के साथ जोड़ देना है और उसके बाद इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में कहाँ कहाँ न्यूट्रल सप्लाई देनी है यह हमें पता होना चाहिए। जैसे कि 5 पिन सॉकेट के अंदर न्यूट्रल सप्लाई की आवश्यकता होती है, 2 पिन सॉकेट के अंदर न्यूट्रल सप्लाई की आवश्यकता होती है और लैंप के अंदर भी न्यूट्रल सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो हम इंडिकेटर के नीचे टर्मिनल से ही एक वायर को वापस कनेक्ट करेंगे और जो 5 पिन सॉकेट है इसके इस टर्मिनल के अंदर न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे ताकि इस 5 पिन सॉकेट को न्यूट्रल सप्लाई भी मिल सके। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, हमें वायर को लंबाई से माप कर उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख कर ही वायर को काटना है ताकि अगर हमें वापस इस बोर्ड के अंदर कुछ चेंज करना हो या इसे रिपेयर करना हो तो वायर रहे। और इस वायर के एक सिरे को ऊपर वाले न्यूट्रल सप्लाई के साथ हमें जोड़ना है। और इसके बाद दूसरे सिरे को हमें 5 पिन सॉकेट के इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है और इसके बाद आगे 2 पिन सॉकेट को भी न्यूट्रल सप्लाई हमें वापस यहीं से एक वायर को कनेक्ट कर देनी है। तो हमें वायर का एक टुकड़ा वापस काट लेंगे ताकि 2 पिन सॉकेट को भी न्यूट्रल सप्लाई मिल सके। स्क्रू को कसते समय दोस्तों ध्यान रखें कि स्क्रू को प्रॉपर कसें ताकि स्पार्किंग की समस्या नहीं हो। और इसके बाद वायर का दूसरा सिरा 2 पिन सॉकेट के अंदर हमें जोड़ना है और अब लास्ट में जो हमारा लैंप है उसके अंदर हमें न्यूट्रल सप्लाई के लिए इस ब्लैक वायर को इसके नीचे वाले टर्मिनल के साथ हम जोड़ देंगे। दोस्तों, इस प्रकार हमारे इस पूरे इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर हमें न्यूट्रल सप्लाई को भी कनेक्ट कर देना। इस प्रकार बड़ी ही आसानी के साथ हम किसी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। अब बारी आती है इस इलेक्ट्रिक बोर्ड को सप्लाई देकर टेस्ट करने की कि हमारा बोर्ड सही से काम कर रहा है या नहीं। सप्लाई देने के लिए इस ब्लैक वाले वायर के अंदर हम न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और रेड वायर के अंदर फेज सप्लाई को। दोस्तों, सप्लाई ऑन होते ही हमारे बोर्ड की इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाती है जो बता रही है कि इस इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर सप्लाई आ चुकी है। और हमारा जो पहला स्विच है यह है 5 पिन सॉकेट के लिए। तो इसे टेस्ट करने के लिए
हम एक चार्जर का उपयोग कर रहे हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो आपको चार्जर के अंदर लाइट ऑन होती हुई दिख जाएगी। और दूसरा स्विच हमारा लैंप के लिए था। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा दूसरा स्विच भी प्रॉपरली काम कर रहा है। और हमारा जो तीसरा स्विच है यह 2 पिन सॉकेट के लिए है। और हमारा चौथा स्विच फैन रेगुलेटर के साथ कनेक्ट है। अगर हम फैन के सिरे को इससे साथ कनेक्ट कर उपयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी भी इस वीडियो में आपको कुछ कन्फ्यूजन हो या वायरिंग में कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग सीख सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल पुश आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।